हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी का 5 से 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन को मैं लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? नाइट्रोजन चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है और जो नाइट्रोजन चक्र होता है उसका विस्तृत में वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे के लिए अनुपयोगी होता है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, ये तो सबको पता है, लेकिन इतनी अधिक मात्रा होते हुए भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधे के लिए अनुपयोगी होता है। पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। पौधे में नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण करने की क्षमता का पूर्णतः अभाव होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं वह नाइट्रोजन को गैसीय क्षमता में, मतलब गैस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, वह नाइट्रोजन को यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। यौगिकों के रूप में उपस्थित नाइट्रोजन स्थिर नाइट्रोजन कहलाता है। जो नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर होता है उसे स्थिर नाइट्रोजन कहा जाता है। अतः वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैसों को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछ दे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, तो आप कहेंगे वायुमंडल के मुक्त नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देंगे तो वही हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसकी दो विधियां होती हैं। एक होता है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में पहला होता है लेग्यूमिनस फैमिली, मतलब दोस्तों जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी बात कर रहा है। इनके पौधे की जड़ों में, लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में गांठें उपस्थित होती हैं। इन गांठों के ऊपर या इनके निकट की भूमि में कुछ सहजीवी जीवाणु उपस्थित रहते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण कर उसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। लेग्यूमिनस के पौधों की जड़ों में गांठें उपस्थित होती हैं। इन गांठों के ऊपर या इनके निकट कुछ भूमि में दोस्तों सजीवी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, वह जीवाणु को वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन ग्रहण करके नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी में चला जाता है। पौधे मिट्टी से नाइट्रेट ग्रहण कर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इस प्रकार इन पौधों को कट जाने के बाद खेत में नाइट्रोजन युक्त खाद की मात्रा पहले की तुलना में बढ़ जाती है। इसी कारण भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए उसमें लेग्यूमिनस परिवार की पौधों की खेती की जाती है। तो दोस्तों कुल फिर से एक बार देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। पौधे की उचित वृद्धि तथा विकास के लिए नाइट्रोजन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। वायुमंडल में यह भारानुसार लगभग 75% मात्रा में पाया जाता है, भार के अनुसार, जबकि आयतन के आधार पर इसकी प्रतिशत मात्रा 78 होती है। वायुमंडल में जो दोस्तों नाइट्रोजन पाया जाता है वो भार के अनुसार 75% और आयतन के आधार पर 78% होता है। मृदा में नाइट्रोजन की हानि विभिन्न माध्यमों द्वारा होती है, जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए विभिन्न विधियों द्वारा मृदा में नाइट्रोजन की पूर्ति की जाती है, जैसे खाद्य उर्वरकों का प्रयोग करना। इसी प्रकार नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सूक्ष्मजीवों के द्वारा वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन को कार्बनिक अकार्बनिक अवस्था में मृदा में स्थिर की जाती है। तब यह क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। यह कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन मृदा में स्थायी कार्बनिक अथवा अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में परिवर्तित होती है। या तो आप कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें गैसीय नाइट्रोजन को यौगिक नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला टाइप है विद्युत विसर्जन द्वारा। मैंने आप लोगों को दो बताया था, एक होता है प्राकृतिक द्वारा जिसमें लेग्यूमिनस पौधे के लगाया जाता है, उसके पौधे की जड़ में जो गांठ पाई जाती है इसमें राइजोबियम जीवाणु सारी सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं। सहजीवी बैक्टीरिया क्या करते हैं, वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को लेते हैं और उसे भूमि में स्थिर कर देते हैं, जिससे पेड़ पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए जहाँ पे लेग्यूमिनस पेड़ पौधे सॉरी लेग्यूमिनस पौधों की खेती की जाती है वहाँ पे नाइट्रोजन खाद की मात्रा नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा बढ़ जाती है, कह सकते हैं ऐसा। विद्युत विसर्जन द्वारा अगला है वर्षा ऋतु या अन्य दिनों में विद्युत विसर्जन की क्रिया होने पर वायुमंडलीय नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर
नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अम्ल मृदा में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थों से संयोग कर नाइट्रेट एवं नाइट्राइट बनाते हैं, जो पौधे के लिए खाद का काम करते हैं। तो दोस्तों, जो विद्युत विसर्जन के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वह कैसे होता है? वह दोस्तों, वायुमंडलीय नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये अम्ल मृदा में उपस्थित चूना या अन्य क्षारीय पदार्थों से संयोग करके नाइट्रेट एवं नाइट्राइट बनाते हैं, जो पौधे के लिए खाद का काम करती है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग विनाइट्रीकरण क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण तथा नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कुछ जीवाणु भाग लेते हैं, जैसे स्यूडोमोनास डिनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डिनाइट्रिफिकेंस आदि। इस प्रक्रिया द्वारा सभी सड़े गले जीव जंतु पेड़ पौधे नाइट्रोजन विमुक्त करते हैं, जो पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, यही इतना होता है विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण तथा नाइट्रोजन नाइट्रीकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जीवाणु भाग लेते हैं, जैसे स्यूडोमोनास जीवाणु डिनाइट्रिफिकेंस आदि। इस प्रक्रिया द्वारा सड़े गले जीव जंतु पेड़ पौधे नाइट्रोजन विमुक्त करते हैं, जो पुनः वायुमंडल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया डिनाइट्रिफिकेशन। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और। अगला दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान व इसका महत्व। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या है, इसका महत्व क्या है? तो देखते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान की सबसे पहले परिभाषा क्या होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों की क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। इसका महत्व क्या है? सूक्ष्म जीव और मानव के बीच अटूट संबंध है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सफर में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा विभिन्न क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है। तो देखते हैं कृषि में इसका क्या महत्व है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का कृषि में महत्व, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का कृषि में क्या महत्व है। तो कृषि मृदा के 1 ग्राम भार में कई लाख जीवाणु, कवक के बीजाणु, प्रोटोजोआ तथा शैवाल पाए जाते हैं। ये सब दोस्तों सूक्ष्म जीव हैं। कृषि मृदा के 1 ग्राम भार में ही कई लाख जीवाणु, कवक के बीजाणु, प्रोटोजोआ तथा शैवाल पाए जाते हैं, जिसमें अनुपात की दृष्टि से जीवाणु तथा कवक का जैव भार समान होता है। मृदा की उर्वरता, मृदा कणाकार, मृदा संरचना आदि सूक्ष्म जीवों की क्रिया पर निर्भर होता है। मृदा की जो उर्वरता है और मृदा के कण का जो आकार है और मृदा की जो संरचना है, वह सब पूर्ण रूप से दोस्तों सूक्ष्म जीव के ऊपर निर्भर होता है। मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव मृदा में उपस्थित जीवों के अवशेषों का विच्छेदन कर कार्बनिक पदार्थ अथवा ह्यूमस का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया इसका कृषि में महत्व। अगला, डेयरी उद्योग में क्या महत्व है सूक्ष्म जीव विज्ञान का। डेयरी उद्योग में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम पूछ सकता है। डेयरी उद्योग का वर्तमान तथा भविष्य सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं पर निर्भर करता है, और दूध तथा उससे बनने वाले उत्पाद मनुष्य के लिए सर्वोत्तम एवं पूर्ण आहार होते हैं, क्योंकि दूध में सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध के किण्वन के द्वारा विभिन्न प्रकार के डेयरी उत्पादों का निर्माण होता है। इसके लिए विभिन्न सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। दूध के किण्वन के लिए विभिन्न डेयरी फार्मों का उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इसके लिए क्या होता है? सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोस्तों पनीर बनाने के लिए देखेंगे पनीर का दूध सूक्ष्म जीव नामक तथा रेनेट के प्रयोग किया जाता है। इसमें किण्वन के लिए स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस सेरेमेरिस आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सब दोस्तों जो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये दोस्तों क्या है? ये सूक्ष्म जीव है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये क्या है? ये दोस्तों सूक्ष्म जीव है और रेनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला, मक्खन बनाने के लिए मक्खन, दही में उपस्थित सूक्ष्म जीव डेक्सिट्रिनिकम, ल्यूसाइट्रिबोरियम आदि मक्खन में 80.5% फैट, 16.5% पानी, 2% नमक, 1% दही पाया जाता है। अगला है दही बनाने के लिए। दही में दोस्तों दूध में लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया डालकर दही को जमाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया डालकर दही को जमाया जाता है। इसके बाद आइसक्रीम, इसी सामान को दोस्तों आइसक्रीम भी बनाए जाते हैं।
इसके बाद दोस्तों इसका औषधि उत्पादन में क्या महत्व है, किसका, सूक्ष्मजीव का। विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण के लिए सूक्ष्मजीवों का प्रयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु तथा कवक एक्टिनोमाइसिटीज जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पादित औषधियाँ निम्नलिखित है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब औषधि हैं जो सूक्ष्मजीव के द्वारा बनी है, सूक्ष्मजीव का प्रयोग इसमें हुआ है। अब देखेंगे मनुष्य के स्वास्थ्य में जीवाणुओं का क्या योगदान है। मानव स्वास्थ्य में जीवाणुओं का योगदान। आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग से बचने के लिए मनुष्यों तथा जानवरों में निरोधी टीकाकरण किया जाता है। आधुनिक समय से विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग जो होता है उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, मनुष्य और जानवरों में निरोधी टीकाकरण किया जाता है। बच्चों के जन्म लेने के पश्चात कुछ समय तक सूक्ष्म जीवों के द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों के उत्पन्न होने की अधिक संभावना रहती है। इनकी रोकथाम के लिए विभिन्न सूक्ष्म जीवों की सहायता से जैविक औषधियों का निर्माण करके व्यक्तियों को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। मतलब दोस्तों जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनकी रोकथाम के लिए विभिन्न सूक्ष्मजीवों की सहायता से ही औषधियों का निर्माण करके व्यक्तियों को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। आज वातावरण में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाने वाले पदार्थ विद्यमान हैं, जिनकी उपस्थिति में जलवायु प्रदूषित हो रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए स्यूडोमोनास, एक्रोमोबैक्टर आदि जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम पूछ सकता है प्रदूषण को कम करने वाले दो सूक्ष्मजीवों का नाम बताओ, तो एक है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, और दूसरा है दोस्तों एक्रोमोबैक्टर। एक्रोमोबैक्टर ये क्या करते हैं, ये प्रदूषण को कम करने का कार्य करते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित अवांछनीय पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पर्यावरण में सुधार होता है। जो दोस्तों पर्यावरण में हानिकारक चीज होता है उसे अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसे सोख लेते हैं, जिससे पर्यावरण में सुधार होता है, जिसमें मनुष्यों में होने वाली विभिन्न वातावरणीय रोगों से बचाव होता है। तो दोस्तों यह था मनुष्य के स्वास्थ्य में जीवाणुओं की भूमिका, सूक्ष्म जीव विज्ञान का महत्व और सूक्ष्म विज्ञान की परिभाषा। तो इन सभी को भी मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आप लोगों को। अगला देखेंगे दोस्तों, सूक्ष्म जीव विज्ञान में रॉबर्ट कॉक के योगदान। रॉबर्ट कॉक का क्या योगदान है सूक्ष्म जीव विज्ञान में। तो जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने 1882 में गिस्टो रोग, 1882 में गिस्टो रोग, 1882 में रॉबर्ट कॉक ने गिस्टो रोग जिसे कहते हैं एंथ्रेक्स, उससे बेसिलस जीवाणु को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। किस जीवाणु को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की, बेसिलस जीवाणु को। यह खोज अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार किसी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को अन्य जीवों से पृथक किया गया था। कॉक ने वर्ष 1883 में हैजा रोग के जीवाणु, 1883 में हैजा रोग, इसके जीवाणु दोस्तों विब्रियो कालेरी की खोज की थी तथा रोगों को नियंत्रित करने के उपायों को खोजने में उपस्थित अवरोधों को हटा दिया। रॉबर्ट कॉक ने सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों को प्रयोगशाला में उगाने के लिए ठोस संवर्धन माध्यम का आविष्कार किया था। उसी कारण से रॉबर्ट कॉक को जीवाणु विज्ञान तकनीक का जनक माना जाता है। रॉबर्ट कॉक ने 1882 में ट्यूबरकुलोसिस तथा तपेदिक रोग के रोगजनक जीवाणु माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। तो दोस्तों रॉबर्ट कॉक का क्या योगदान है, तो फिर से सुनिएगा आप लोग। जर्मन के दोस्तों ये जो डॉक्टर थे रॉबर्ट कॉक, इन्होंने सन 1882 में एंथ्रेक्स रोग गिस्टो रोग से बेसिलस जीवाणु को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। ये गिस्टो रोग होता है, उससे क्या किया था, इन्होंने बेसिलस जीवाणु को प्राप्त किया था। यह खोज अधिक महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार किसी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को अन्य जीवों से पृथक किया गया था। क्योंकि गिस्टो रोग से ही इन्होंने बेसिलस जीवाणु को प्राप्त किया था, तो ये जो बेसिलस जीवाणु ये रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु था। कॉक ने सन 1883 में हैजा रोग के जीवाणु विब्रियो कालेरी की भी खोज की थी तथा रोगों को नियंत्रित करने के उपायों को खोजने में उपस्थित अवरोधकों को हटा दिया था। रॉबर्ट कॉक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मजीवों को प्रयोगशाला में उगाने के लिए ठोस संवर्धन माध्यम का आविष्कार किया था। इसी कारण से इन्हें रॉबर्ट कॉक जो है इन्हें जीवाणु विज्ञान तकनीक का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। और मैंने आप लोगों को नाइट्रोजन साइकिल बताने वाला था लेकिन नहीं बता पाया, फिर से देखिएगा। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर पाए जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन है
जो समस्त जीवों में प्रोटीन, अमीनो अम्लों तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन पृथ्वी पर पाए जाने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण रसायन है जो समस्त जीव प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। यह वायुमंडल में वास्तविक रूप से नाइट्रोजन की आणविक अवस्था तथा कुछ ऑक्साइडों के रूप में पाया जाता है, परंतु अधिकतर जीव नाइट्रोजन को इस रूप में ग्रहण नहीं कर पाते। वायुमंडल में 78% भाग में नाइट्रोजन पाई जाती है। पादप पोषण की दृष्टि से यह अत्यंत अनिवार्य खनिज पोषक तत्व है। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा का अंतर्ग्रहण तथा निष्कासन अनेक संकीर्ण रूपांतरण प्रक्रमों द्वारा निरंतर संपन्न होती है, जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को जल विलय नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे पौधे आसानी पूर्वक ग्रहण कर कार्बनिक पदार्थ आदि का निर्माण करते हैं। जंतुओं द्वारा उत्सर्जित यूरिक अम्ल तथा जंतुओं पौधे के मृत शरीर को सूक्ष्म जीवाणु अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, जिसके कुछ भाग को पौधे सीधे ग्रहण कर लेते हैं, जबकि शेष बची अल्प मात्रा जीवाणु द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है। इसका उपयोग पौधे आसानी से कर लेते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं? मृदा में निरंतर नाइट्रोजन के अंतर्ग्रहण तथा निष्कासन के परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन का क्रीमिक लाभ तथा हानि होती है। यह संयुक्त परिवर्तन प्रक्रम नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। मृदा में नाइट्रोजन का चक्रीय आवागमन नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। तो आप लोग को मैं नाइट्रोजन चक्र का एक वीडियो है, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। कल मैंने आप लोगों को बताया था राइजोस्फीयर, फिर से एक बार राइजोस्फीयर को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1904 में जर्मन कृषि विज्ञानी और प्लांट फिजियोलॉजिस्ट लारेंज हिटलर ने प्लांट रूट इंटरफेस का वर्णन करने के लिए पहली बार राइजोस्फीयर शब्द गढ़ा था। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द राइजा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रूट। हिटलर ने राइजोस्फीयर को एक पौधे की जड़ के आसपास के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है, जो कि पौधे की जड़ों से निकलने वाले रसायनों द्वारा प्रभावित सूक्ष्म जीवों की एक अनोखी आबादी द्वारा बसा हुआ है। अनोखी को दोस्तों यूनिक कहा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन होइएगा। इसकी परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं? आसान परिभाषा, तो राइजोस्फीयर मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाले द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रभावित होती है। राइजोस्फीयर मिट्टी के उस छोटे भाग को कहते हैं जो पौधे की जड़ से निकलने वाली द्रव्य तथा उससे संबंधित सूक्ष्म जीवों से सीधे प्रभावित होती है। एक मैंने आप लोगों को बताया था बायोडिग्रेडेशन। ये क्या होता है? जैव अवक्रमण। जैव अवक्रमण का एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए यौगिकों में परिवर्तन होता है। अवक्रमण का एक पदार्थ का जैव अवक्रमण के एक पदार्थ का जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से नए यौगिक में परिवर्तन होता है। यह बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों की क्रिया या वैकल्पिक रूप से बायोडिग्रेडेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माइक्रोबियल जीव चयापचय या एंजाइमिक क्रिया के माध्यम से रूपांतरित होते हैं या परिवर्तित होते हैं। इन्हीं को रासायनिक संरचना में परिवर्तित किया जाता है। एक मैंने आप लोगों को बताया था जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर। क्या होता है? कुछ ऐसे जीवाणुओं को जो पौधे के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर देते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। मृदा में विटामिन अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, जिससे मृदा में पौधे के लिए नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। जो बायो फर्टिलाइजर होता है यह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है माइक्रोफास जैव उर्वरक, दूसरा होता है एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, तीसरा होता है राइजोबियम जैव उर्वरक और चौथा होता है नील हरित शैवाल जैव उर्वरक। इन सभी के बारे में मैंने बनाया हुआ वीडियो, आप लोग जाके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।